हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है और ये 90 डेज का जॉब ओरिएंटेड कोर्स चल रहा है। इसमें मैंने HTML, CSS और डेटाबेस डेटाबेस में SQL सर्वर मैंने कराया है। तो वो मैं ख़त्म करा चुका हूँ। मैं इसमें सारा नहीं करा रहा। मैं उतना उतना करा रहा हूँ इस कोर्स में जितना आपको एक कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब करने के लिए रिक्वायर्ड है। ये जो कोर्स होने वाला है इसमें आप 2 ईयर एक्सपीरियंस लगा सकते हैं अपना। उसके थ्रू आप इंटरव्यू दे सकते हैं और जब आप ऑफिस में जाएंगे तो आप इजीली काम भी कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा और साथ में मैं आपसे कुछ प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा। एक प्रोजेक्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे आप यूजिंग, जैसे ऑफिस में काम होता है, ऑफिस में गूगल को देख के लोग ज्यादातर काम करते हैं। 80% डेवलपर गूगल को देख के काम करते हैं। तो मैं आपको मतलब उन 80% में शामिल कर दूंगा जो कि गूगल को देख के काम करते हैं। तो उस प्रोजेक्ट को हम गूगल की हेल्प से बनाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स दूंगा। उन प्रोजेक्ट्स को आप बनाओगे। अगर कुछ भी इशू आता है, जैसे अभी मैं सी शार्प पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, अगर इसमें भी कोई इशू आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वो लिंक ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देगा, नहीं तो फिर मैं हेल्प कर दूंगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये बिगिनर्स के लिए है। और जो भी बंदे जैसे कॉल सेंटर वगैरह में जॉब कर रहे हैं आफ्टर बीटेक, BCA, MCA, भाई बीटेक वाले बहुत बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो उतना टेंशन ना लीजिए, मेरे कोर्स को ज्वाइन कीजिए और जॉब सर्च करना शुरू कर दीजिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है, सी शार्प है क्या। सी शार्प क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस, वो लैंग्वेज, वो भाषा जो कंप्यूटर समझता है ना। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और डॉट नेट फ्रेमवर्क पे काम करती है। ये डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, ये सब मैं आप लोगों को जब इंटरव्यू क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा। डॉट नेट फ्रेमवर्क नॉर्मली आप लीजिए, ये एक एनवायरनमेंट है जिसमें आप ये सी शार्प लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए। दूसरा ये है, ये कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जब मैं ऊप से सी में पढ़ाऊंगा तब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताऊंगा, है ना। किस टाइप के एप्लीकेशन आप इसमें बना सकते हैं। विंडोज एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। विंडोज एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर्स। वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट्स। लेकिन नॉर्मल वेबसाइट्स नहीं, नॉर्मल वेबसाइट तो HTML में भी बन जाएगी। लेकिन उस वेबसाइट के बैकग्राउंड में डेटाबेस होगा जो सारा काम करेगा। मतलब जो एक्चुअल में जैसे बैंकिंग वाली वेबसाइट होती है, आप वहाँ लॉग इन लॉग आउट करते हैं, तो इस टाइप की वेबसाइट में बनाना सिखाऊंगा, ना कि ये वाली कि बस सिंपल वेबसाइट है, पेज दिख रहा है, ठीक है ना। उतना नहीं। पूरा जैसे फेसबुक है। अब फेसबुक वेब भी तो है। आप वेबसाइट पे डाले www.facebook.com तो वो ओपन होके आती है। तो इस टाइप की वेबसाइट, ये होते हैं वेब एप्लीकेशंस, है ना। वेबसाइट अलग चीज है, वेब एप्लीकेशंस अलग चीज है। फिर है रेस्टफुल वेब सर्विसेज। रेस्टफुल वेब सर्विसेज, इसका क्या मतलब होता है। वेब सर्विसेज का पहले तो मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। वेब सर्विसेज होते हैं जैसे कि, मतलब मैंने एक बार कोड किया, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे 50 एप्लीकेशन उस कोड को यूज करें, या फिर मैं एक एक काम करता हूँ, मैं एक कोड लिखूं, है ना, और वो मेरे फोन में भी चले। मतलब जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसमें भी चले, और वेब वेब एप्लीकेशन है उसमें भी चले, और सॉफ्टवेयर भी है उसमें भी चले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम सबके लिए सेपरेट कोड लिखें, है ना, या फिर हम क्या करेंगे, एक वेब सर्विस क्रिएट कर देंगे। और जिस जिसको यूज करना है, जहां जहां भी यूज करना है, वो वेब सर्विस का यूज कर सकते हैं। वेब सर्विस का मेनली यूज कहाँ होता है, जैसे कि मैं ICICI बैंक यूज करता हूँ। ICICI बैंक का बताता हूँ। ICICI बैंक में वेबसाइट भी है और एंड्रॉयड ऐप भी है और iOS ऐप भी है, ठीक है। तीनों ऐप है, तो वो क्या है ना, तीनों के लिए सेपरेट कोडिंग नहीं करेंगे, वो एक कोडिंग करेंगे और वो तीनों में यूज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है वेब सर्विस। एस वेब बेस्ड सर्विस, ये भी ऐसे ही होता है ना। इसको भी हम आगे देखेंगे, इस ट्यूटोरियल में नहीं देखेंगे हम इन चीजों को, है ना। जी 90 डेज के कोर्स में नहीं देखेंगे। बाद में मैं अलग से सी शार्प पढ़ाऊंगा, बेसिक टू एडवांस। एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन बना बना के दिखाऊंगा अलग। तो वो विंडोज एप्लीकेशन एक नॉर्मल मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दूंगा कि कभी आपको जरूरत पड़ती है कंपनीज में तो आप बना पाए, मतलब फेमिलियर रहें। ऐसा ना हो कि आप वो बोलें और आप कुछ कर ना पाए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मैं बताऊंगा। कंसोल एप्लीकेशन, क्लास लाइब्रेरी, कंसोल एप्लीकेशन पे हम अभी काम करेंगे, है ना, कि कैसे बनता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या है, अब मुझे सी शार्प समझना है तो हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो।
है ना? मैं यही आईडीई यूज करता हूँ, है ना? आप भी यही यूज कीजिएगा। इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने बता रखा है, मेरी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख के इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद में फिर आप काम करना शुरू कीजिए। चलिए हम चलते हैं बेसिक प्रोजेक्ट पे। मैं आप लोगों को कंसोल एप्लीकेशन से शुरुआत करूंगा, लेकिन वो डॉट नेट फ्रेमवर्क से शुरुआत करूंगा, ना कि कोर से, क्योंकि डॉट नेट फ्रेमवर्क के बाद में कोर आई है डॉट नेट में, डॉट नेट कोर, जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर में एक डिफरेंस है केवल, कि भैया डॉट नेट कोर जो है, डिफरेंस तो मतलब काफी है, मैं मेन बता देता हूँ आपको। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो आप केवल विंडोज, जिस पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसी पे चलेगा। लेकिन डॉट नेट कोर वाला जो भी सॉफ्टवेयर आप क्रिएट करेंगे, जो कोड होगा, वो आईओएस मतलब जो मैक मैक ओएस वगैरह उन पे भी चला सकते हैं। मैक मतलब जो एप्पल का लैपटॉप आता है उसमें मैक आता है, लिनक्स वगैरह उन सब पे भी चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ओपन करके बता दिया आपको। अब आप देखेंगे कंसोल ऐप, है ना? हम कंसोल ऐप से शुरुआत करेंगे क्योंकि हमें सी शार्प समझना है। इसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में अब ये कह रहा है कि मतलब लोकेशन, तो लोकेशन क्रिएट कर देते हैं। पहले लोकेशन बता देता हूँ। लोकेशन हम डी ड्राइव में देते हैं, है ना? और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, तो उसका नाम रख देते हैं प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है। ये वो लोकेशन है जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेव होगा। ये है प्रोजेक्ट का नेम। प्रोजेक्ट के नेम में हम क्या दे सकते हैं? ये कंसोल ऐप है, तो हम यहाँ पे एक टेस्ट ऐप है ये। ठीक है, तो टेस्ट या इंट्रोडक्शन दे देते हैं, इंट्रोडक्शन। सॉल्यूशन नेम शुड बी ये नेम, है ना? इसीलिए मैंने चेक किया हुआ है। अब है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क है डॉट नेट फ्रेमवर्क में आपने कौन सा सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं, है ना? बाकी लेटेस्ट वाले पे ही काम करना है, लेटेस्ट वाला ही रखना है। नेक्स्ट करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं ना। तो अब क्या होगा? अब ये एप्लीकेशन आपका क्रिएट हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को पूरा बेसिक बता रहा हूँ, है ना? कल से हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो खुल गया है ना? धीरे धीरे मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा, ये फाइल एडिट वगैरह ये सब क्या है, वो धीरे धीरे जब कोर्स में होगा तो समझ में आएगा। मैं पहले यहाँ बताता हूँ। ये है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, है ना? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो है ये वाली जो ओपन हुई है ना? इसको आप बंद भी कर सकते हैं यहाँ से और रख भी सकते हैं, पर रखना है, बंद नहीं करना है ना? इसने क्या किया, जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो इसने प्रोग्राम डॉट सी एस करके एक फाइल जनरेट कर दी, है ना? इसको हम क्लास नहीं बोलेंगे, इसको हम फाइल बोलेंगे। क्लास का है, क्लास ये रही प्रोग्राम, है ना? ये जो है ना, इस इस फाइल के अंदर, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर, ये हमारी क्लास है प्रोग्राम नाम की, है ना? ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इंट्रोडक्शन। सॉल्यूशन है एसएलएन फाइल होती है जो हमारी लोकेशन पे सेव होती है। तो लोकेशन पे चलते हैं, है? लोकेशन पे जाने के लिए क्या करना है? सॉल्यूशन पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके ओपन फोल्डर इन द फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ आए तो यहाँ पे आ गए। तो ये है हमारी इंट्रोडक्शन में एसएलएन फाइल। जब भी आप प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और वापस उस प्रोग्राम पे जाना है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर वापस उस प्रोग्राम पे जाना है तो आप एसएलएन पे डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा प्रोग्राम आ जाएगा। तो एस एल एन जो डॉट एस एल एन फाइल है उसका मतलब ये होता है, यही इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, है ना? नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है ये इस प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है ना, जो सी शार्प का एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया था, ये इंट्रोडक्शन उस प्रोजेक्ट का नाम है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब इस क्लास में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या असेंबली है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, असेंबली वगैरह, है ना? अभी के लिए इसको बंद करते हैं। बाकी ये है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब इस प्रोजेक्ट में किस किस मतलब कौन सी माइक्रोसॉफ्ट की लाइब्रेरीज हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना? तो वो सारी रहती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सी शार्प सिस्टम, ये क्लास है ना? और सिस्टम डॉट कोर, सिस्टम डॉट डेटा, है ना? सिस्टम के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी है ये सी शार्प प्रोग्राम, है ना? ये एक क्लास, ये एक फाइल है जिसके अंदर ये क्लास हमने क्रिएट कर रखी है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहां से शुरू करते हैं। यूजिंग, यूजिंग सिस्टम का क्या मतलब है ना? तो यूजिंग एक कीवर्ड है ना? जब भी हम किसी भी नेम स्पेस को कॉल करेंगे, जैसे कुछ नेम स्पेस क्रिएट है, उस नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, है ना?
कलेक्शन ऑफ क्लासेस और कलेक्शन ऑफ इंटरफेसेस, ये होता है नेम स्पेस। तो नेम स्पेस में सबसे पहले ये आया इंट्रोडक्शन, हमने नेम स्पेस का नाम दिया इंट्रोडक्शन। इसके अंदर है एक क्लास, है ना, और उस क्लास में शुरुआत में क्या है, इंटरनल। इंटरनल ये क्या है, ये एक स्पेसिफायर है ना, ये बताता है कि इस क्लास का स्कोप क्या है। स्कोप क्या है, स्कोप का अब क्या मतलब है, जैसे मैं इसमें एक और प्रोजेक्ट क्रिएट कर दूं, है ना, और उस प्रोजेक्ट में मैं इस क्लास को एक्सेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये होता है ये एक्सेस स्पेसिफायर का यूज। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूं, जब मैं एक्सेस स्पेसिफायर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बढ़िया से समझाऊंगा, तब आपको समझ आएगा। ये है क्लास कीवर्ड, है ना, ये है क्लास का नाम, ठीक है ना। तो क्लास को अगर आपको डिफाइन करना है तो इसी तरीके से करना है, क्लास कीवर्ड का नाम, प्रोग्राम, है ना, मतलब क्लास का नाम, ठीक है। इस यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, जो करना हो क्लास का नाम दे सकते हैं, है ना। अब स्टैटिक वॉइड मेन, है ना, स्टैटिक एक कीवर्ड है ना, वॉइड, वॉइड भी एक कीवर्ड है, वॉइड है रिटर्न टाइप, ये रिटर्न करता है वैल्यू। जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे, यहाँ पे जो आएगा वॉइड। तो वॉइड जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, है ना। इंट करेंगे तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग वैल्यू। ये भी मैं आगे बताऊंगा, इतना ज्यादा नहीं कंफ्यूज करूंगा। अगला है मेन मेथड, है ना, मेन मेथड बोल लीजिए इसको या फंक्शन बोल लीजिए। फंक्शन सी, जो लैंग्वेज सी है, सी प्लस प्लस है, वहाँ फंक्शन बोलते हैं। और ये जो सी शार्प है, इसमें हम लोग इसको मेथड बोलते हैं। साथ में जो जावा लैंग्वेज होती है उसमें भी हम लोग मेथड ही बोलते हैं, है ना। तो ये मेन मेथड है, मेन फंक्शन है, स्ट्रिंग टाइप का है ना। ये आर्क्स है ना। अब कोई भी प्रोग्राम, जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो ये सबसे पहले इस मेन फंक्शन को देखेगा, मेन फंक्शन को देखेगा, इसके अंदर जाएगा, और अंदर जाके जो भी इसके अंदर होगा उसे वो डिस्प्ले करा देगा, या जो ऑपरेशन करना होगा वो करा देगा। चलिए हम एक कंसोल ले लेते हैं, मैं आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, है ना, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये एक प्रोग्राम, ये क्लास है, कंसोल एक क्लास है ना, उसके, और राइट लाइन एक मेथड है ना। देखिए दिखाता हूँ यहाँ, रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड द एरर स्ट्रीम फॉर द कंसोल एप्लीकेशन, द क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड, है ना। और ये एक फंक्शन है, ये मेथड है, ये आप साइन क्लियर कर लीजिएगा, ये मेथड का साइन होता है हमेशा, ध्यान रखना आगे भी जब आप पढ़ोगे। और ये ब्रैकेट्स में बंद करके अब हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट क्या कराना है, दिस इज कोड फॉर जॉब, कोड फॉर जॉब, है ना, ठीक है। इतना कराते हैं, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये स्टार्ट करना हो तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे आप, ये प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। स्टार्ट हो गया, एप्लीकेशन आया लेकिन दिखा नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, इसका इसी क्लास का एक और फंक्शन होता है, कंसोल डॉट रीड की। कंसोल डॉट रीड की जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये इसकी जो स्क्रीन है उसको रोकेगा। तो फिर से स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक किया, अब देखिए दिस इज कोड फॉर जॉब, ये आ गया, ये लेके आ गया, है ना। अब जैसे ही मैं कुछ भी वैल्यू एंटर करूंगा, ए बी सी डी कुछ भी, तो ये स्क्रीन चली जाएगी, ठीक है। तो यही होता है कंसोल एप्लीकेशन। अब चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ, अब मैं आपको बढ़िया से समझाता हूँ। अब देखिए, तो ये दिखा रहा है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ना। कोई भी यूजिंग का यूज हम कहाँ करते हैं, यूजिंग सिस्टम इसने किया हुआ है, इंक्लूड क्लास लाइब्रेरी और नेम स्पेस। अगर हमको किसी क्लास लाइब्रेरी या नेम स्पेस को ऐड करना है, ठीक है ना, तो हम यूजिंग सिस्टम इस टाइप से नाम देते हैं, है ना। जैसे हम खुद भी क्लास लाइब्रेरी बना सकते हैं, खुद भी नेम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, तो उनको एक्सेस करने का यही तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेम स्पेस डिक्लेरेशन, जब भी हम नया क्रिएट करेंगे क्लास वगैरह, तो किसी नेम स्पेस के अंडर में ही वो होगी। अगला है क्लास, क्लास नेम, ये क्लास का डिक्लेरेशन है, क्लास को ऐसे डिक्लेयर किया जाता है जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे, जैसे ये है क्लास प्रोग्राम, है ना, ये क्लास, तो क्लास का डिक्लेरेशन इस टाइप से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है इंट सम मेंबर वन, सम फ्लोट सम मेंबर वन, ये होते हैं आपके क्लास के मेंबर्स, जिसे हम वेरिएबल भी नाम देते हैं, है ना।
आगे चल के हम इनको और अच्छे से पढ़ेंगे कि इंट का क्या मतलब है, फ्लोट का क्या मतलब है, ये सब आगे पढ़ेंगे। स्टैटिक वॉइड सम ब्लॉक, ये होता है फंक्शन, मेथड या ब्लॉक्स, तीनों नाम इसने दे रखे हैं। कुछ लोग फंक्शंस बोलते हैं, कुछ लोग मेथड्स बोलते हैं, कुछ कुछ कभी कभी ब्लॉक्स भी बोल देते हैं, लेकिन ब्लॉक्स नॉर्मली लोग नहीं बोलते। स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स मतलब यहाँ पे आप कुछ भी करवा सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर कुछ भी करवा लीजिए। प्रिंट करवाना है प्रिंट करवाइए, प्लस माइनस करवाना है प्लस माइनस करवाइए, जो करवाना है वो करवाइए। अब चलते हैं ये क्लास एक्चुअली ये हायरार्की है क्या। तो हायरार्की ये है नेम स्पेस, उसके बाद आता है क्लास, मतलब नेम स्पेस के अंदर होता है क्लास, क्लास के अंदर होते हैं मेंबर्स, क्लास के ही अंदर होते हैं ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के अंदर होते हैं स्टेटमेंट। तो ये होता है एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प प्रोग्राम। अब एक नोट लिखा हुआ है, नोट है सी शार्प डॉट नेट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज एंड एवरी स्टेटमेंट इन द सी शार्प शुड एंड विद अ सेमीकोलन। दिखाते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे ये है स्टैटिक, है ना, तो ये स्टैटिक में स्टैटिक की स्पेलिंग ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस एस को ना बड़ा कर देता हूँ। जब मैंने इस एस को बड़ा किया तो इसने एक एरर दे दी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है जिस जिस फॉर्मेट में होगा, मतलब अगर कैपिटल लेटर में होगा तो कैपिटल में ही आपको देना पड़ेगा, स्मॉल में होगा तो स्मॉल में ही देना पड़ेगा। अगर एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो आपको एक कैपिटल एक स्मॉल ही देना पड़ेगा। फिर ये जो फंक्शन वगैरह जो है, ये इनकी जो एंडिंग होती है, स्टेटमेंट की जो एंडिंग होती है वो होती है सेमी कॉलन से, है ना। धीरे धीरे आप समझेंगे। अगर मैं यहाँ से सेमी कॉलन हटा देता हूँ तब भी ये देखिए इसने एक एरर जनरेट कर दी यहाँ पे और एरर दे दी यहाँ पे, है ना। तो क्या दिया, सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। अब ये आप दिमाग में डाल लीजिएगा ये वाला, है ना, क्योंकि ये इंटरव्यू में आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन प्रोग्राम जब आप करेंगे ना, काम करेंगे, तो देखिए मेरा एक फंडा है, आप काम करिए, एरर नहीं आनी चाहिए। एक्सेप्शन आ जाए वो एक अलग चीज होती है, एरर कभी नहीं आनी चाहिए, सिंटैक्स एरर कभी नहीं आनी चाहिए। तो बाकी ये है, बाकी नेम स्पेस डिक्लेरेशन वगैरह, क्लास सेक्शन क्या है, ये सब मैं आपको समझा ही चुका हूँ, है ना। मेन मेथड क्या है, यूजिंग क्या है, ये सब मैंने समझा दिया है ना। यूजिंग पे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन यूजिंग का ये उतना इनफ क्वेश्चन इनफ आंसर नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए, फिलहाल के सिनेरियो के हिसाब से ये ठीक है ना। इनफ आंसर के लिए मैं आपको आके बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप याद रखिएगा सी शार्प की वीडियो बड़ी होने वाली है ना। इसकी सारी वीडियो बढ़िया, क्योंकि मुझे जल्दी 40 से 45 दिन में ये खत्म करना है। जबकि इसको खत्म करने में अगर मैं एक एक वीडियो पर डे बनाऊं तो एटलीस्ट 100 डेज लग जाएंगे। लेकिन इतना समय नहीं है। जो लोग 4-5 साल से, मतलब जिनको आईटी में जॉब नहीं मिली, जो कॉल सेंटर वगैरह में बेचारे जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ठीक नहीं है कि ज्यादा टाइम लूं मैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पे आप नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।